तो अब हम लोग जो है एक इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, जो आप लोग के आईएएस में भी एज़ इट इज़ प्रश्न पूछा जाता है, वह विटगेन्स्टीन के अर्थ का चित्र सिद्धांत, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं पिक्टोरियल थ्योरी ऑफ मीनिंग। ठीक है, विटगेन्स्टीन के ट्रैक्टेटस लॉजिको फिलोसॉफिकस से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो आईएएस में लगातार पूछा जाता है मुख्य परीक्षा में, और आप लोग के जीडीसी के एग्जाम में और एमए प्रीवियस में जो एनालिटिकल फिलोसफी टॉपिक है उसमें पूछा जा सकता है, वह है पिक्टोरियल थ्योरी ऑफ मीनिंग, अर्थ का चित्र सिद्धांत। अब हम लोग इसकी थोड़ी अवधारणा समझने की कोशिश करते हैं और हम लोग देखते हैं कि ये अर्थ के चित्र सिद्धांत में क्या चीज व्याख्यायित कर रहे होते हैं और कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसको हम लोग अपने नेट जेआरएफ या आईएएस वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम लोग थोड़ा से उसकी अवधारणा को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, जो ये पिक्टोरियल थ्योरी ऑफ मीनिंग है, उसमें महत्वपूर्ण एक संदर्भ प्रस्तुत करते हैं विटगेन्स्टीन ट्रैक्टेटस लॉजिको फिलोसॉफिकस में। वो कहते हैं, एक स्टेटमेंट देते हैं, उसको ध्यान पूर्वक आप लोग सुनिएगा। वो स्टेटमेंट ये देते हैं कि सभी जो अर्थपूर्ण प्रतिज्ञप्तियां होती हैं, और इसको बाइलिंगुअल में भी हम बता देंगे, एक बार हिंदी में बोल ले रहे हैं, इसके बाद फिर बाइलिंगुअल में भी बोल ले रहे हैं, तो अंग्रेजी भाषी वाले लोगों को समझ में आएगा। तो ट्रैक्टेटस लॉजिको फिलोसॉफिकस पे पिक्टोरियल थ्योरी ऑफ मीनिंग के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण वक्तव्य देते हैं विटगेन्स्टीन, और कहते हैं कि जो सभी अर्थपूर्ण प्रतिज्ञप्तियां होती हैं, वह प्रतिज्ञप्तियां क्या होती हैं, प्राथमिक प्रतिज्ञप्तियों के सत्यता फलन होते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट देते हैं। अब इसको बाइलिंगुअल या इंग्लिश भाषी वाले बच्चों के लिए अगर हम कहें, तो ये कहना चाह रहे हैं ट्रैक्टेटस लॉजिको फिलोसॉफिकस में कि जो सभी मीनिंगफुल प्रोपोजिशंस होते हैं, वह सभी मीनिंगफुल प्रोपोजिशंस क्या होते हैं, वह एलिमेंट्री प्रोपोजिशन के क्या होते हैं, सत्यता फलन होते हैं। सत्यता फलन को जो भी अंग्रेजी में कहते हो, क्या कहते हैं, इसको गूगल करके देख लीजिए आप लोग। ठीक है, एज इट इज अभी माइंड में मेरे क्लिक नहीं कर रहा है, तो वो जो कोई गूगल करके नीचे लिख दे उसमें अपने मैसेज में, तो हम उसको बता दे रहे हैं। तो यहाँ पे ट्रैक्टेटस लॉजिको फिलोसॉफिकस में क्या कह रहे हैं कि मेरे साथ सत्यता फलन को कहते हैं ट्रुथ वैल्यू, यही कहते होंगे, ट्रुथ वैल्यू। तो वो आप लोग उसको समझ लीजिएगा। फिर से हम दोहरा दे रहे हैं अंग्रेजी भाषी वाले लोगों के लिए कि एक महत्वपूर्ण वक्तव्य प्रस्तुत करते हैं पिक्टोरियल थ्योरी ऑफ मीनिंग के संदर्भ में विटगेन्स्टीन ट्रैक्टेटस लॉजिको फिलोसॉफिकस में, और कहते हैं कि ऑल सभी जो मीनिंगफुल प्रोपोजिशंस होते हैं, वो क्या होते हैं, प्राथमिक प्रतिज्ञप्तियों यानी एलिमेंट्री प्रोपोजिशंस के क्या होते हैं, सत्यता फलन होते हैं। ठीक है, यानी कोई अभी तक लिख नहीं रहा, कोई सर्च नहीं कर पाया क्या अभी? सत्यता फलन का ठीक अंग्रेजी क्या है? सर शायद लॉजिकल फंक्शन होता है। यही है, ठीक है, तो लॉजिकल फंक्शन ही मान लीजिए कि लॉजिकल फंक्शन होते हैं। तो जो लोग भी थोड़ा सा लॉजिक पढ़े होंगे ना, हल्का सा भी लॉजिक पढ़े, तो वो उसको समझ रहे होंगे कि लॉजिकल फंक्शन का मतलब क्या होगा। ठीक है, अब हम लोग जो है इसको थोड़ा सा आप समझाने की कोशिश करते हैं, इसकी अवधारणा को, हम इसकी अवधारणा को थोड़ी व्याख्यायित करने की कोशिश करते हैं, और थोड़ा सा रसेल के साथ भी हम इसको थोड़ा सा जोड़ेंगे, और रसेल के साथ इसको कनेक्ट करके आप लोग को बताने की कोशिश करते हैं रसेल में कौन सी बिंदु इसके साथ सिमिलरिटी ले रही होती है। तो जैसा कि हम लोग देखे थे कि जो प्राथमिक प्रतिज्ञप्ति या जो एलिमेंट्री प्रोपोजिशंस होती है, उसको वह सरलतम प्रतिज्ञप्ति कहते हैं, सिंपलेस्ट प्रोपोजिशंस कहते हैं। तो तीन प्रकार की प्रतिज्ञप्तियों की चर्चा विटगेन्स्टीन करते हैं ट्रैक्टेटस में। एक को वह कहते हैं पुनरुक्ति, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं टोटोलॉजी, जो सदैव सत्य होती है, जिनकी ट्रुथ वैल्यू जो है वो क्या होती है, हमेशा ट्रू होती है। ठीक है, एग्जाम्पल अगर आपको देना हो तो हम लोग कहें जैसे हरी दीवार हरी है, तो ये क्या है, एक टोटोलॉजी है। ठीक है, हरी दीवार हरी ही होगी, नीली तो होगी नहीं,
तो हरी दीवार हरी है क्या है, एक टोटोलॉजी है ना। तो यह एक टोटोलॉजी है, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं पुनर्कथन। ठीक है, तो तीन प्रकार के प्रतिज्ञप्तियों की, प्रोपोजिशंस की चर्चा वो करते हैं। एक को वो कहते हैं टोटोलॉजी, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं पुनर्कथन, यानी ऐसी प्रतिज्ञप्ति जिसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होती है, सदैव सत्य होती है, जो सदैव सत्य होता है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे हमने बताया, हरी दीवार हरी होती है, काली बिल्ली काली होती है, तो ये क्या है, यह पुनर्कथन है। एक प्रपोजिशन जिसकी चर्चा वो करते हैं, जिसको कहते हैं व्याघात, कॉन्ट्राडिक्टरी, यानी ऐसी प्रतिज्ञप्ति जो सदैव असत्य होती है, यानी जिसका ट्रुथ वैल्यू क्या होता है, सदैव फॉल्स होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं व्याघात कहते हैं। जैसे अगर हम कोई भी स्टेटमेंट बोल दें कि, जैसे हमने कहा काली बिल्ली काली होती, तो व्याघात के लिए अगर हम कह दें कि हरी दीवार हरी नहीं होती, तो ये व्याघात ही हो गया ना, ये तो सदैव असत्य होगा। भाई हरी दीवार हरी होती है, तो अगर हम ये कहते हैं हरी दीवार हरी नहीं होती है, तो ये कभी सत्य होगा क्या? हरी दीवार तो हरी ही होगी। समझ रहे हैं ना आप लोग, थोड़ा बहुत लॉजिक पढ़े हैं ना आप लोग, थोड़ा बहुत लॉजिक समझते हैं ना, तो इतना आप लोग समझ रहे होंगे। तो ये क्या हो गया, व्याघात हो गया ना, तो इसको कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट कहते हैं। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोपोजिशन हो गया। और तीसरी प्रोपोजिशन की वो चर्चा करते हैं, जिसको वो कहते हैं अर्थपूर्ण प्रतिज्ञप्तियां। ठीक है, मीनिंगफुल प्रोपोजिशंस, यानी जो न व्याघात होती हैं और न ही क्या होती है, टोटोलॉजी होती है, न तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स होती हैं, न तो टोटोलॉजियस स्टेटमेंट्स होती हैं, बल्कि वो कहते हैं मीनिंगफुल, उनको मीनिंगफुल प्रोपोजिशंस कहते हैं, अर्थपूर्ण प्रतिज्ञप्तियां कहते हैं। इन्हीं अर्थपूर्ण प्रतिज्ञप्तियों के संदर्भ में वो क्या प्रस्तुत करते हैं, पिक्टोरियल थ्योरी ऑफ मीनिंग प्रस्तुत करते हैं। तो आप लोग को यह अवधारणा स्पष्ट होनी चाहिए कि विटगेन्स्टीन जिस पिक्टोरियल थ्योरी ऑफ मीनिंग का संदर्भ ट्रैक्टेटस लॉजिको फिलोसॉफिकस में प्रस्तुत कर रहे होते हैं, उसका संबंध किससे होता है, अर्थपूर्ण प्रतिज्ञप्तियों से होता है, मीनिंगफुल प्रोपोजिशन से होता है। तो ये आप लोग से प्रश्न पूछ सकता है कि इसका संबंध किससे होता है। आप लोग को दे दे पुनर्कथन से होता है, व्याघात से होता है, अर्थपूर्ण प्रतिज्ञप्तियों से होता है। एक ऑप्शन दे दे कि पुनर्कथन, व्याघात और अर्थपूर्ण प्रतिज्ञप्तियों तीनों से होता है, तो कई लोग हो सकता है दिलेरी में तीनों लगा दे कि तीनों से होता है, नहीं तीनों से नहीं होता है। अर्थ के चित्र सिद्धांत, क्योंकि जो कॉन्ट्राडिक्टरी है और पुनर्कथन है वह तो स्पष्ट है ही है, तो उसके लिए अर्थ के चित्र सिद्धांत की क्या आवश्यकता है, कोई आवश्यकता है क्या, कोई आवश्यकता है क्या? जो चीज टोटोलॉजस है और जो चीज जो है कॉन्ट्राडिक्टरी है, उसके लिए किसी पिक्टोरियल थ्योरी ऑफ मीनिंग की आवश्यकता है क्या? उसके सत्यता मूल्य को निश्चित करने की आवश्यकता है क्या? यस या नो? उसके सत्यता मूल्य को निश्चित करने की आवश्यकता है क्या? अगर हम कह रहे हैं हरी दीवार हरी है, तो इसके सत्यता मूल्य को निश्चित करने की आवश्यकता है क्या? अगर हम कह रहे हैं हरी दीवार हरी नहीं है, तो क्या इसके सत्यता मूल्य को हमें निश्चय करने की आवश्यकता है क्या? नहीं है, हमें इसके सत्यता मूल्य को निश्चित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तो स्पष्ट है, इसका स्वरूप ही ऐसा है, अपने स्वरूप से ही इसकी ट्रुथ वैल्यू स्पष्ट हो जा रही है कि या तो यह सदैव सत्य होगा या तो सदैव असत्य होगा। लेकिन जो मीनिंगफुल स्टेटमेंट्स या मीनिंगफुल प्रपोजिशंस होती हैं, जो कभी सत्य होते हैं कभी असत्य होते हैं, इनके सत्यता मूल्य को निश्चित करने की आवश्यकता होती है, और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह पिक्टोरियल थ्योरी ऑफ मीनिंग को प्रस्तुत करते हैं ट्रैक्टेटस लॉजिको फिलोसॉफिकस में। तो यह आप लोगों को अवधारणा अब ये स्पष्ट हो गई, ठीक है। और जैसा कि आरंभिक में जो हमने स्टेटमेंट दिया कि उन्होंने स्पष्ट किया कि अब तो हमने जो अभी बताया कि हमने कहा कि मीनिंगफुल प्रोपोजिशंस के संदर्भ में ही पिक्टोरियल थ्योरी ऑफ मीनिंग को प्रस्तुत करते हैं। और स्टार्टिंग में जो वक्तव्य दिया था कि जो मीनिंगफुल प्रोपोजिशंस होते हैं वह क्या होते हैं, प्राथमिक प्रतिज्ञप्तियों, एलिमेंट्री प्रोपोजिशंस के क्या होते हैं, सत्यता फलन होते हैं, लॉजिकल फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो यह दो बिंदु आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा पिक्टोरियल थ्योरी ऑफ मीनिंग के संदर्भ में। जब भी आप इसको लिख रहे होंगे, अगर इन दो बिंदुओं की चर्चा आप करेंगे, तो जितना मार्क्स आप लोग को मिलना चाहिए ना, उतना एग्जामिनर आपको मार्क्स दे देगा, जितना उसको अलाउड होता है।
आप लोग को एक बात आप लोग को हम बता दें कि आईएएस में जो हाईएस्ट मार्क्स आते हैं ना फिलॉसफी में या किसी सब्जेक्ट में, वैसे सब्जेक्ट सब्जेक्ट वेरी करता है, लेकिन एवरेजन बता दें कि जो हाईएस्ट मार्क्स होते हैं वो 50 से 55% होते हैं, कभी-कभी 45 से 50% के बीच में ही होते हैं। इतना बात जान लीजिएगा। तो आपको आश्चर्य होगा, तो आपको लगेगा कि अगर सर बैठ जाए तो कितना मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर हम भी अगर बैठ जाए ना फिलॉसफी के ऑप्शनल में, तो हमारा मार्क्स हाईएस्ट आ सकता है, लेकिन मेरा मार्क्स जो है ऐसा नहीं होगा कि 70-80% आ जाएगा। मेरा मार्क्स भी उसी हाईएस्ट के रेंज में ही होगा। उसका कारण आप जानते हैं? उसका कारण ये होता है कि बड़े स्ट्रिक्ट सेंस में वहाँ पर जो है चीज़ों को उनको दिया जाता है गाइडलाइन, जिस पे वो मार्किंग करते हैं, ठीक है? उनको जो गाइडलाइंस दी जाती हैं एग्जामिनर को, जो कॉपी चेक कर रहे होते हैं, वो बहुत स्ट्रिक्ट सेंस में होती हैं, इसलिए वो देख रहे होते हैं कि नंबर जो है कहाँ-कहाँ काटना है, वो नहीं देख रहे होते हैं कहाँ देना है। जबकि जब आप लोग ग्रेजुएशन या एमए में होते हो तो हम लोग ये देख रहे होते हैं कि नंबर कहाँ देना है, कैसे भी कुछ भी देख लो, कुछ भी बेचारा अगर लिख दिया हो तो नंबर दे दो, ढूंढ-ढूंढ के नंबर दो, किसी तरह वह पास हो जाए। वहाँ अप्रोच ठीक उल्टा होता है, ढूंढ-ढूंढ कर नंबर काटा जाता है, ठीक है? तो इसलिए आप लोग ये जानिएगा कि अच्छा जो हाईएस्ट मार्क्स लाएँगे उनके लिए क्या होता है कि जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु है, जैसे अगर आप पिक्टोरियल थ्योरी ऑफ मीनिंग को प्रस्तुत कर रहे हैं, तो ये 2 महत्वपूर्ण बिंदु जिनकी चर्चा हम आरंभिक रूप से आप लोग से किए हैं, यह महत्वपूर्ण है। अगर इनकी चर्चा आप नहीं करेंगे और तमाम तरह की कहानियाँ लिख रहे होंगे, तो आपको मार्क्स कम मिलेंगे। इन 2 बिंदुओं की चर्चा करना आवश्यक है, क्योंकि यह कोर है। हर एक उत्तर, हर एक अवधारणा, हर एक बिंदु का एक कोर होता है। अगर उस कोर का स्पष्टीकरण नहीं करेंगे आप, तो फिर मार्क्स कम मिलने के चांस होते हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। बीच-बीच में हम ऐसा गाइडलाइन देते रहेंगे, उसको जो लोग भी आईएएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की, जिनका गोल है, या जीडीसी की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसको नोट डाउन करते रहें कहीं कोने में, और एक साथ इकट्ठा हो जाएगा तो बहुत सारे पॉइंट्स हो जाएंगे। उन पॉइंट्स पे आप लोग ध्यान देते रहिएगा, ठीक है? तो इस तरह के पॉइंट्स हम बीच-बीच में बताते रहेंगे। अब देखिए, ये 2 बिंदुओं को स्पष्ट करने के बाद वो एक और महत्वपूर्ण बिंदु को स्पष्ट करते हैं, और उसमें वह 3 प्रकार की शर्तों की चर्चा करते हैं। शर्तों मतलब कंडीशंस की चर्चा करते हैं, और ये कंडीशंस आप लोग से एज इट इज कई बार मेरे समय से असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है, और हो सकता है एक दो बार आप लोग के नेट जेआरएफ में भी पूछा हो। तो वो 3 शर्तों की चर्चा हम करेंगे, और आपको उन 3 शर्तों की चर्चा करेंगे। आप लोग से आग्रह करेंगे कि उन 3 शर्तों को आप लोग अपने मनोमस्तिष्क में रखें। पेन कलम लिए हो तो उसको लिख लीजिए, किताबों से गो थ्रू हो जाइए, उसमें भी लिखा हुआ है, और उसको दिमाग में बनाए रखिए। इससे प्रश्न आते रहते हैं, और ये अवधारणा के लिए भी आवश्यक है, तो इसको तो रखना ही चाहिए माइंड में, पिक्टोरियल थ्योरी ऑफ मीनिंग के संदर्भ। तो उसको हम स्पष्ट करते हैं। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट जो वो इसको व्याख्यायित कर रहे होते हैं पिक्टोरियल थ्योरी ऑफ मीनिंग को, उसकी व्याख्या में विटगेन्स्टीन कहते हैं कि जिस प्रकार हमने स्पष्ट किया कि ये जो पिक्टोरियल थ्योरी ऑफ मीनिंग है, वह मीनिंगफुल प्रतिज्ञप्तियों, मीनिंगफुल प्रपोजिशंस के ही संदर्भ में होता है। और नेक्स्ट स्टेप में वो व्याख्यायित करते हुए विटगेन्स्टीन कहते हैं कि ये जो अर्थपूर्ण प्रतिज्ञप्तियां होती हैं, यानी मीनिंगफुल जो प्रपोजिशंस होते हैं, वह क्या करते हैं, वस्तु स्थितियों को ठीक ठीक चित्रित कर रहे होते हैं। यही स्टेटमेंट वो रखते हैं, वो पिक्टोरियल थ्योरी ऑफ मीनिंग। देखिए फिर से सुनिएगा कि विटगेन्स्टीन कह रहे होते हैं पिक्टोरियल थ्योरी ऑफ मीनिंग के संदर्भ में कि जो मीनिंगफुल प्रोपोजिशंस होते हैं, यानी अर्थपूर्ण प्रतिज्ञप्तियां होती हैं, वह वस्तु स्थिति यानी स्टेट ऑफ अफेयर्स को ठीक ठीक प्रकार से चित्रित कर रही होती है, ठीक ठीक प्रकार से उसका प्रतिरूपण कर रही होती है। और यह जो प्रतिरूपण होता है, उसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म का प्रयोग करते हैं विटगेन्स्टीन, कहते हैं कि यह प्रतिरूपण क्या होता है, एक तार्किक प्रतिरूपण होता है। अंग्रेजी में इसको कहेंगे कि एक लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो स्पष्ट हो गया कि अर्थपूर्ण प्रतिज्ञप्ति, मीनिंगफुल प्रपोजिशंस क्या करती हैं,
वस्तु स्थिति स्टेट ऑफ अफेयर्स को ठीक ठीक प्रकार से क्या कर रही होती है, चित्रित कर रही होती है, उनका पिक्चर स्पष्ट कर रही होती है, उनको चित्रित कर रही होती हैं। और यह जो चित्रण हो रहा होता है वह इतने स्ट्रिक्ट सेंस में वो व्याख्यायित करते हैं कि वो कहते हैं कि यह चित्रण एक प्रकार का लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, तार्किक प्रतिरूपण होता है। ठीक है, तो यह इसी सेंस में ये नाम आ गया पिक्टोरियल थ्योरी ऑफ मीनिंग। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मनीष जी ने कहा था कि एग्जांपल्स बताइए, तो जैसे एग्जांपल्स के रूप में हम कल भी बहुत सारे एग्जांपल्स आप लोग को दे रहे थे कि जैसे कोई भी अर्थपूर्ण प्रतिज्ञप्ति है, मान लीजिए हम किसी वस्तु स्थिति को व्याख्यायित कर रहे हैं, जैसे हम बैठे हुए हैं खिड़की के किनारे और बादल घिरे हुए हैं और मध्यम मध्यम बारिश हो रही है, तो अगर हम इसको व्याख्यायित कर रहे हैं और इसको कह रहे हैं कि जो है मध्यम मध्यम वर्षा हो रही है, अगर हम इसको इस रूप में अभिव्यक्त कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि मध्यम मध्यम वर्षा हो रही है, तो हम क्या कर रहे हैं कि यह जो हमारी मीनिंगफुल प्रपोजिशन है वह वस्तु स्थिति जो स्टेट ऑफ अफेयर्स है उसको क्या कर रही है, ठीक ठीक प्रकार से चित्रित कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, मीनिंगफुल हो गई ना। मान लीजिए अगर यहीं पे मान लीजिए हल्की हल्की बारिश हो रही है और हम ये कह रहे हैं कि बहुत तेज तेज बारिश हो रही है, तो ये ठीक ठीक चित्रित कर रही है क्या, मतलब ये ठीक प्रेजेंटेशन कर रही है, नहीं प्रेजेंटेशन कर रही है ना। तो यही कहा जा रहा है कि ये जो अर्थपूर्ण प्रतिज्ञप्तियां होती हैं, मीनिंगफुल जो प्रपोजिशंस होती हैं, वह वस्तु स्थिति को क्या कर रही होती है, ठीक ठीक प्रकार से चित्रित कर रही होती है। और यह जो चित्रण होता है वो क्या होता है, एक प्रकार का लॉजिकल प्रेजेंटेशन होता है, तार्किक प्रतिरूपण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से वो सारी चीजों को स्पष्ट कर रहे होते हैं। और इसके लिए जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल, एक तो हम जर्नल एग्जाम्पल आप लोग को दे दिए ऐसे ही, जो मेरे माइंड में अभी आया तो हमने बोल दिया। वैसे जो स्पेसिफिक एग्जाम्पल आप लोग की पुस्तकों में दिया गया है, जो आप लोग जानते होंगे, वो दिया गया है कि लैंग्वेज ऑफ ऑर्केस्ट्रा, या जिसको संगीत प्रबंध लिपि कहते हैं, आप लोग नाम सुने होंगे। जैसे जब ऑर्केस्ट्रा में जाएंगे तो ऑर्केस्ट्रा में आप लोग देखे होंगे कि सभी जो वाद्य यंत्रों को बजा रहे होते हैं उनके पास कुछ कोट में, मतलब कुछ कूट में कुछ लिखे रहते हैं, उनको क्या किस समय किसको क्या बजाना है वो सारी चीजें लिखी होती है ना सबकी। और उनके साथ एक जिसको कहते हैं ना तारतम्य सामंजस्य रहता है, सिंक्रोनाइज्ड होते हैं वो सारी चीजें। तो वो ठीक ठीक जो चीजें लिखी रहती हैं उसी को फॉलो करके क्या करते हैं, अपने संगीत को बजा रहे होते हैं। जैसे वायलिन वाले जो बैठे रहते हैं, वायलिन बजा रहे होते हैं, वायलिन वाले के सामने जो सारी चीजें लिखी रहती हैं वो उसी समय उसी क्षण जब उनका नंबर आता है तो उसी क्षण वो उसी को फॉलो करके ठीक ठीक तरीके से बजा रहे होते हैं। तो आप लोग देखे होंगे कि जब कोई अच्छे ऑर्केस्ट्रा को आप लोग सुनेंगे तो आप लोग का मन जो है चित्त प्रसन्न हो जाता होगा, आप लोग को बहुत अच्छा फील गुड होता होगा। क्यों, क्योंकि वो बिल्कुल जो सारी चीजें होती हैं उसको एज इट इज जो है क्या कर रहे होते हैं, प्रेजेंट कर रहे होते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, एक प्रकार से लॉजिकल प्रेजेंटेशन हो रहा होता है। तो जब कोई चीज तार्किक ढंग से होती है तो आप लोग को सुनने नहीं है आम भाषा में, जैसे कहते हैं बड़ा तार्किक बात कर रहा है, नहीं करता है, तो आप लोग को अच्छा फील होता है ना, जब कोई तार्किक बात करता है तो आपको अच्छा फील होता है। और जब कोई बहुत अतार्किक ढंग से चीजों को रख रहा होता है, कहीं से कोई चीज को जोड़ रहा होता है, कहीं से कुछ बोल रहा होता है, तो आपको अजीब सा फील होता है, कहता है यार क्या मजा नहीं आ रहा है, क्या क्या बात हो रही है, क्या बोल रहा है, क्या है, क्या मैटर चल रहा है, कहाँ का क्या बात बोल रहा है। ठीक है, तो वो सारी चीजें क्या होती हैं कि जब इस तरह का एक लॉजिकल प्रेजेंटेशन हो रहा होता है, तार्किक प्रतिरूपण हो रहा होता है, तो इस प्रकार के प्रतिरूपण से सारी चीजें एज इट इज हमें प्राप्त हो रही होती हैं और उससे एक माहौल बनता है। तो उसी प्रकार के एक माहौल की चर्चा पिक्टोरियल थ्योरी ऑफ मीनिंग में है। और बाद में चलकर जैसे हम अभी स्पष्ट करेंगे आप लोग से कि इस तार्किक प्रतिरूपण के संदर्भ में कहते हैं कि ये जो तार्किक प्रतिरूपण हो रहा होता है, यानी जो मीनिंगफुल प्रोपोजिशंस स्टेट ऑफ अफेयर्स को ठीक ठीक प्रकार से चित्रित कर रही होती हैं, वह चित्रण जो तार्किक प्रतिरूपण यानी एक प्रकार का लॉजिकल पिक्चराइजेशन है या प्रतिरूपण है, उसमें तीन शर्तों का पालन हो रहा होता है।
इसलिए ये 3 शर्तें ही इसको क्या बना देती हैं? तार्किक प्रतिरूपण बना देती हैं, यानी लॉजिकल प्रेजेंटेशन बना देती हैं। और इन 3 शर्तों की चर्चा आप लोग से बार-बार नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर इधर-उधर आता रहता है, और जब भी आप इसका उत्तर लिख रहे होंगे तो इसको तीनों को लिखेंगे। ठीक है? तो ये शर्तें क्या हैं, और ये आप लोग की पुस्तकों में भी दी हुई हैं एज इट इज। हम भी बोल रहे हैं, धीरे-धीरे बोल रहे हैं। तो अगर कोई पेन और वो नोट्स लेके क्लास नोट्स बना रहा है तो वो लिख ले, और फिर पुस्तकों में लोग गो थ्रू होके देख ले, तो एज इट इज वहां पे भी दिया हुआ है। इनमें से एक जो शर्त की चर्चा वो कहते हैं कि कि यदि मान लें कि कोई अर्थपूर्ण प्रतिज्ञप्ति यानी मीनिंगफुल प्रपोजिशन ए है, और उसके द्वारा कोई वस्तु स्थिति बी का चित्रण हो रहा है, तो हम ये कहेंगे कि अगर यह प्रतिरूपण तार्किक प्रतिरूपण होगा, तो क्या होगा कि ए और बी दोनों के बीच जो है प्रत्येक दृष्टि से क्या होगी, रिसेम्बलेंस होगा, अनुरूपता होगी। यह एक शर्त होगी तार्किक प्रतिरूपण की। यानी फिर से सुनिए।